नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। उमर अब्दुल्ला सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। एलजी ने इनवाइट कर लिया है, बुला लिया है। शेरे कश्मीर स्टेडियम में उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन शपथ लेने से पहले ही ये पूरा का पूरा गुपकार गैंग डरा हुआ क्यों है? क्यों लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में कोई बड़ा खेल हो जाएगा? क्यों इन लोगों को लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में ये 42 सीटें लाकर भी उमर अब्दुल्ला चैन से सरकार नहीं चला पाएगी? क्यों लग रहा है कि अब्दुल्ला को बीच में कभी भी हटाया जा सकता है, वहां की सरकार गिर सकती है? ये इसलिए क्योंकि इन लोगों को चैन नहीं है और इसी डर को दिखाता है सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों की एक याचिका, जिसे वहां जजों ने डांट कर भगाया कि ऐसी फर्जी याचिकाएं लेकर ना आओ, क्योंकि जो कानून बना है उसका पालन करना चाहिए और हर समय यह सुप्रीम कोर्ट में आने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपके पास हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में जाओ। मसला जम्मू कश्मीर के विधायकों के नॉमिनेशन को लेकर है और मसला इस बात के लिए भी है कि कैसे जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की पार्टी को बहुमत मिलने, पूरे गुपकार गैंग के लोगों को समर्थन देने, इंडिपेंडेंट के समर्थन के बावजूद भी इन लोगों को डर सता रहा है कि बीच में कभी भी इनकी सत्ता जा सकती है, सरकार गिर सकती है। और यह सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों ने कहने की कोशिश की। अभिषेक मनु सिंघवी को वकील बनाया और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और याचिका यही अब्दुल्ला गैंग, गुपकार गैंग के लोगों ने दायर की। क्यों? क्योंकि इनको डर लग रहा है इस बात के लिए कि एलजी को जो अधिकार मिले हुए हैं 5 एमएलए नॉमिनेट करने का, उससे खेल हो सकता है। और इन्होंने याचिका दायर की कि एलजी को यह अधिकार नहीं मिलना चाहिए, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसी के पास अधिकार हो। और यह अधिकार जो 5 एमएलए के नॉमिनेशन का है, उससे जम्मू कश्मीर असेंबली का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा और वहां पर संतुलन बिगड़ जाएगा। जो चुनाव में जीत मिली है उसका भी संतुलन बिगड़ जाएगा और इसलिए याचिका दायर की गई और वकील नियुक्त किया गया, वही अभिषेक मनु सिंघवी को। अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका पर सुनवाई के दौरान बातचीत करना शुरू कर दिया और 2 जज इस याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। ये 2 जज संजय करोल और संजीव खन्ना, इन दोनों ने अभिषेक मनु सिंघवी की बात सुनी। अभिषेक मनु सिंघवी लगातार यही बात कर रहे थे कि देखिए, अभी जो जम्मू कश्मीर असेंबली का स्ट्रक्चर है, 90 असेंबली मेंबर यानी कि विधायक हैं। 90 में से अभी 42 विधायक उमर अब्दुल्ला की पार्टी के हैं, लेकिन एक पर उपचुनाव होगा। अभी की संख्या 41 ही बताई जा सकती है और उसके बाद उनको समर्थन मिला हुआ है। कांग्रेस के 6 विधायकों का समर्थन है, इंडिपेंडेंट का समर्थन है, सीपीएम का समर्थन है, एक विधायक आम आदमी पार्टी का समर्थन है। सब मिलाकर 50 का आंकड़ा इन्होंने पार कर लिया। लेकिन ये 50 का ही आंकड़ा है, इसमें फेरबदल कभी भी हो सकती है। अभी की स्थिति क्या है? अगर दूसरी पार्टी को, जो कि 5 नॉमिनेटेड विधायकों की बात की जा रही है, एलजी नॉमिनेट करेंगे, तो इसका मतलब है कि वो बीजेपी को समर्थन देने वाले होंगे और बीजेपी के पास अभी 29 विधायक है। अगर ये 5 उन्हें समर्थन देते हैं तो संख्या 34 हो जाएगी। अगर एक तरफ 50 है और एक तरफ अभी एक पार्टी के समर्थन में 34 है, तो अगर इन लोगों के पास 47, 46, 48 कोई भी संख्या हो गई तो फिर सरकार स्टेब्लिश नहीं हो पाएगी, सरकार में अस्थिरता पैदा हो जाएगी, विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा, कभी भी कुर्सी खिसकाई जा सकती है। और इसी के आधार पर यह कानून बनाया गया 5 एमएलए नॉमिनेट करने का। इस पर संजय करोल ने सीधे तौर पर कहा कि अभी तो यह अधिकार की बात हो रही है। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023, इन दोनों के तहत सेक्शन 15, सेक्शन 15A और सेक्शन 15B स्थापित किया गया और उसमें यह बताया गया कि जम्मू कश्मीर असेंबली में अलग अलग समुदायों के प्रतिनिधित्व को देखते हुए एलजी को यह अधिकार होगा कि वो 5 विधायकों को नॉमिनेट कर सकते हैं। और एलजी को यह अधिकार अलग अलग समुदायों के प्रतिनिधित्व की बात की गई है। इसमें 2 महिला प्रतिनिधि होंगी, यानी कि एलजी ये तय करेंगे। विधानसभा का चुनाव का परिणाम हुआ, अब उसके बाद
सारी पार्टियों को मिला के देखा जाएगा कि कितने महिला विधायक हैं और उसके बाद एलजी को यह महसूस होगा कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व जम्मू कश्मीर असेंबली में सही नहीं है, इनको बढ़ाने की जरूरत है, तो 2 महिला विधायक को नॉमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद पाक अधिकृत कश्मीर की बात उठती है। वहां से कई लोग इस तरफ आ चुके हैं और यहां पर रह रहे हैं और उन लोगों को भी चाहिए कि हमारा प्रतिनिधि एक होना चाहिए जम्मू कश्मीर असेंबली में, क्योंकि पाक अधिकृत कश्मीर पीओके के क्षेत्र में जिस तरीके से आजाद कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान उस पर कब्जा किए हुए है और वहां के लोगों की आवाज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी नहीं पहुंचती, जम्मू कश्मीर के असेंबली में चर्चा नहीं होती। अब तक जम्मू कश्मीर के असेंबली में कोई पीओके पर प्रस्ताव पारित नहीं कराने दिया गया। क्यों नहीं कराने दिया गया? क्योंकि उसी के एजेंट तो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, उससे पहले शेख अब्दुल्ला हो, उससे पहले गुलाम मोहम्मद हो, यानी कि शेख अब्दुल्ला के दामाद हो, शेख अब्दुल्ला के बेटे फारूक अब्दुल्ला हो, फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला हो, या फिर मुफ्ती मोहम्मद सईद हो, उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती हो। इन्हीं लोगों ने तो 1965 से जब से सीएम का पद आया है, इन्हीं लोगों ने तो कुर्सी पर कब्जा करके रखा है और ये सब पाकिस्तान के इशारे पे भी कहीं न कहीं चलते हैं, क्योंकि इनका नजरिया ऐसा दिखता है। तो फिर जम्मू कश्मीर असेंबली में पीओके को लेकर प्रस्ताव लाएगा कौन? भारतीय जनता पार्टी प्रस्ताव लाए तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जम्मू रीजन में ही सीमित है और यहां पर ये पिछली बार 25, इस बार 29 सीटें जीत कर लाई है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर समस्याएं हैं कि पीओके के भी एक प्रतिनिधि होना चाहिए, इसलिए नॉमिनेट किया जा सकता है और एलजी को यह अधिकार मिला है। उसके अलावा जो कश्मीरी हिंदू हैं, जिसके लिए फारूक अब्दुल्ला अभी आंसू बहा रहे हैं, नहीं हम कश्मीरी हिंदुओं को वापस ले जाएंगे। जब इन लोगों को भगाया जा रहा था तो यही फारूक अब्दुल्ला सीएम हुआ करते थे और इन्होंने इनडायरेक्टली पूरा सपोर्ट किया उन जिहादी गैंग को जो कि वहां से हिंदुओं को भगा रहा था, मार रहा था, काट रहा था, पीट रहा था, कन्वर्ट करवा रहा था। और उस समय ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन अब लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में स्थिति बदल गई। अब तो मोदी शाह ही तय करेंगे जम्मू कश्मीर कैसे चलेगा, हमारे चाहने से नहीं होगा। मुख्यमंत्री बनेंगे फिर भी यूनियन टेरिटरी है, निर्देश तो दिल्ली से होगा, निर्देश दिल्ली से और फिर जम्मू कश्मीर के राजभवन से। ये दोनों का ही जम्मू कश्मीर के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल होगा। हमारे हाथ में कुछ होने वाला नहीं है, तो थोड़ा सरेंडर कर दो। ये जो बार बार सवाल उठते हैं, फारूक अब्दुल्ला अब तक कम से कम 5-6 बार माइक फेंक कर चला गया है। क्यों? क्योंकि उनसे इंटरव्यू में सवाल पूछे जाते हैं। पिछले दिनों एएनआई में भी जब वो इंटरव्यू दे रहे थे, यही सवाल उठा कि जब आप मुख्यमंत्री थे तो वहां से कश्मीरी हिंदुओं को भगाया जा रहा था, आप क्या कर रहे थे? फिर वो माइक फेंक कर भाग गए, क्योंकि उनका कहना था कि अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव से संबंधित सवाल पूछे, उन कुकर्मों को गिनाए नहीं जो हम लोगों ने किया है, यानी कि इनके पिता सब लोगों ने मिलकर कश्मीर में किया है। उन सवालों का जवाब ये नहीं देना चाहते और इसलिए दशहरा के समय इन्होंने उन सवालों से बचने के लिए अपील करना शुरू कर दिया कि हम कश्मीरी हिंदू भाई बहनों को यहां से उठाकर ले जाना चाहते हैं, कश्मीर की घाटी में वापस आए। अब वापस आए ना आए ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि तुम्हारे हाथों से सत्ता चली गई है। अब वो स्थिति नहीं रही। 2019 के बाद स्थितियां बदल गई है। जिनको जाना होगा वो जाएगा, जिसको जहां रहना होगा वो रहेगा और अपने घर का वोटर लिस्ट तैयार करेगा। वो अगली बार से वो हमेशा वोट घाटी के क्षेत्र में ही देगा जो प्लानिंग चल रही है। तो इसलिए परेशानी इन लोगों के साथ थी और ये सीधे सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा कि अभी तो नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, कानून बना है और आगे क्या होगा उससे पहले ही आप एक याचिका लेकर चले गए कि एलजी और अब्दुल्ला में टकराव हो सकता है और ये नॉमिनेटेड विधायक खेल कर सकते हैं, सरकार गिरा सकते हैं। इसलिए आप पहले ही एक फैसला दे दीजिए कि एलजी को नॉमिनेट करने का अधिकार ही नहीं है। ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट दे नहीं सकता। इसलिए जजों ने अभिषेक मनु सिंघवी को कहा, अभी हुआ क्या है,
आप बता दो कि अभी तक कोई नॉमिनेशन हुआ है या सरकार अस्थिर हुई है, सरकार गिर रही है? जब कुछ हुआ ही नहीं है तो मेरे सामने आने की जरूरत क्या है? फिर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा होने की संभावना है, तो संभावनाओं पे फैसले दी जाती है, संभावनाओं पे सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश पारित कर दे। अगर ऐसा हुआ तो फिर बाद में देख लेंगे, आप अभी जाना है तो हाई कोर्ट जाओ। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कम से कम दरवाजा खोल कर रखिए, आगे अगर कुछ ऐसा होता है, सरकार गिरती है, अस्थिर होती है इन नॉमिनेटेड विधायकों के कारण, तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। इस पर सीधे संजीव खन्ना और संजय करोल ने कहा कि आगे क्या होगा इस भविष्य के आधार पर अभी आपके अनुसार हम कोई बात नहीं कर सकते, टिप्पणी नहीं कर सकते, आदेश नहीं दे सकते। इसलिए अभी सीधे इस याचिका को कूड़ेदान में फेंको और जाओ, हाई कोर्ट में जाना है तो याचिका लेकर जाओ, अभी कोई संभावना नहीं है। मतलब शपथ से पहले अब्दुल्ला परिवार को, अब्दुल्ला गैंग को, गुपकार को, सबको एक बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से लगा और वहां पर सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों ने जो तर्क रखे उससे यह भी दिख रहा है कि आगे इनको डर लग रहा है, सत्ता खिसक सकती है। अभी नॉमिनेटेड विधायक ही नहीं है, ये जो इंडिपेंडेंट से लेकर दूसरी पार्टियां साथ में आई है, ये भी बाहर आ सकते हैं कुछ समय के बाद, तो इनके हाथों से सत्ता जा सकती है। नॉमिनेशन के बाद ही कश्मीर में विधानसभा सदस्यों की संख्या 95 हो जाएगी, 48 बहुमत के लिए चाहिए और 48 अभी इनके पास सारे कुनबे को जोड़कर भी है, तो कुछ इधर से उधर हुआ इनकी सरकार पर आफत आ जाएगी। इसलिए पहले से सुप्रीम कोर्ट में जाओ। लेकिन यह शपथ से पहले का झटका जो है अब्दुल्ला को हिलाकर रख दिया है। परेशानी इन लोगों के अंदर है, कंट्रोल को लेकर, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, और इसलिए फारूक अब्दुल्ला भी बार बार कह रहे हैं हम केंद्र से टकराव नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारे विधायक, हमारे मंत्री ये तो चाहते ही हैं कि लोकल मुद्दे जो होते हैं उसके लिए वहां की जनता जनप्रतिनिधि के पास आती है, और जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में अगर उनको, इन लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पास जाना पड़े तो हमारे रहने न रहने का फायदा क्या है? इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल ये चाहते हैं और यूटी में ये संभव नहीं है। अभी एलजी ही कंट्रोल करेंगे। 2 आदेश पहले ही पारित हो चुके हैं, पुलिस सर्विसेज के लिए और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए नियुक्ति, उनके ट्रांसफर, सबके लिए नोटिफाइड किए गए हैं। इसलिए परेशानी इन लोगों के चीफ मिनिस्टर बनने को लेकर भी है और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में यह अभी याचिका दायर करना शुरू किया है, आगे भी करता रहेगा। जम्मू कश्मीर पर कंट्रोल इनका नहीं होने दिया जाएगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।